बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या होती है, इसका क्लियर कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। सो ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि ये आपको सही से समझ आए। सिंपल वे में मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ही टाइम पे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन करते हैं। यानी एक ही वक्त में हम लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बना रहे होते हैं। जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कम्बिनेटोरियल यानी कि कॉम्बिनेशन और कलेक्शन, ठीक है। तो कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री और कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस जो है इसमें बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स हम बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स हम एक ही जगह पे एक ही वक्त में बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब इतने ज़्यादा कंपाउंड्स थाउजेंड्स की तादाद में हमारे पास बन रहे होते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये कंपाउंड्स की लाइब्रेरीज़ हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इस कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये जो लाइब्रेरीज़ कंपाउंड्स की बन रही होती हैं, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स, कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स हम बना रहे होते हैं वो, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल पे ही बनेंगे ना, है ना। तो ये लार्ज स्केल पे नहीं बन रहे होते, ठीक है। कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की खास बात ही यही है कि इतनी ज़्यादा कंपाउंड्स हम, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हम जो है ना वो स्मॉल स्केल पे बना रहे होते हैं, स्मॉल रिएक्शन सेल्स पे। तो ये खास बात होती है कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो स्मॉल स्केल पे हम बहुत ज़्यादा न्यू कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है। पर अब इतने ज़्यादा नए कंपाउंड्स बनकर हमारे पास आ जाते हैं। तो जब नए कंपाउंड्स, अब मैं जो बोल रही हूँ ना बातों पे गौर कीजिएगा ताकि आपको सही से समझ आए, ठीक है। तो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स जब हमारे पास बनकर आ जाएंगे, लाइब्रेरीज जब हमारे पास बनकर आ जाएंगी, तो अब लाजमी तो नहीं है ना कि वो लाइब्रेरीज जो कंपाउंड्स की हैं वो सारे ही कंपाउंड्स हमारे काम के हों। ऐसा तो नहीं है ना। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हम ड्रग की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ड्रग की डिस्कवरी करने के लिए क्या होगा कि कोई इतनी ज़्यादा कंपाउंड्स में से, इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ में हमें कोई एक कंपाउंड या एक से ज़्यादा कंपाउंड हमें हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मीट करेगा। तो वही कंपाउंड जो है ना हमारा लीड कंपाउंड कहलाता है। वो वाला कंपाउंड जिसमें पोटेंशियल होगा थेराप्यूटिक इफिकेसी दिखाने के लिए। सारे कंपाउंड्स हमारे काम के नहीं होंगे, भले ज़्यादा इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बन गए हैं पर सब कंपाउंड्स हमारे काम के नहीं होते। जो कंपाउंड हमारे काम का होगा उस कंपाउंड को हम लीड कहते हैं, ठीक है। तो वो लीड कंपाउंड जो है स्मॉल स्केल पे जो कंपाउंड्स बने तो उसमें हम कहेंगे कि लीड कंपाउंड की डिस्कवरी की जाती है, ठीक है। ड्रग लीड डिस्कवरी की जाती है कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में। उसके अलावा ये जो लीड की हमने डिस्कवरी की है, इसी लीड को हम ऑप्टिमाइजेशन भी करके देखते हैं कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में। अब वो किस तरह से, देखें, गौर से सुने। वो इस तरह से कि जब इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बन जाएंगे ना तो हम एक एक कंपाउंड को स्क्रीन करके देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद हमें, स्क्रीनिंग करने के बाद फॉर सपोज हमारे पास 3 लीड कंपाउंड्स मिल गए, 3 लीड कंपाउंड डिस्कवर हो गए। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि तीनों ही जाकर हमारी बॉडी में अच्छी तरह से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे। ज़रूरी तो नहीं है ना, कोई एक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा तो दूसरा बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे ना कि जो लीड कंपाउंड हमने डिस्कवर किए हैं, हमें जो लीड कंपाउंड्स मिले हैं, लीड कंपाउंड्स की जो डिस्कवरी हुई है, तो क्या वो हमारे रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड हो रही है, और अगर रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग उसकी हो रही है अच्छी तरह से, तो फिर हम कहेंगे कि लीड की ऑप्टिमाइजेशन का भी हमें पता चल रहा है इस कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी, सिंपल वर्ड्स में जो मैंने लिखा है आपने बस वही याद करना है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम साइमल्टेनियस प्रोडक्शन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की, और उन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को हम लाइब्रेरीज बोलते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये लाइब्रेरीज जो है वो स्मॉल स्केल पे, स्मॉल रिएक्शन सेल्स पे हम बनाते हैं। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ड्रग लीड डिस्कवरी हम कर सकें या लीड की ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकें।
अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में जो हम सिंथेसिस कर रहे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स की, तो उसमें किस तरह की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कंपाउंड्स को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी है, एक है सॉलिड फेज सिंथेसिस, दूसरी है पैरेलल सिंथेसिस, एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस। अब इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली, अब इनमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सॉलिड फेज सिंथेसिस। अब देखें यहाँ पर नाम ही इसका मेंशन कर रहा है कि सॉलिड। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सॉलिड पॉलीमर हम लेते हैं। ठीक है, एक सॉलिड पॉलीमर हम लेते हैं, उस सॉलिड पॉलीमर को में हम जो है उस सॉलिड पॉलीमर की सरफेस पे हम अटैच कर देते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब हम वहाँ पर रिएक्टेंट्स अटैच कर देते हैं तो रिएक्टेंट अटैच करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना वो रिएक्शन होते हैं, और उन रिएक्शन के बाद जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनते हैं, जब प्रोडक्ट बन जाते हैं उसके बाद हम अपना फाइनल प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहे होते हैं। सिंपल ऐसे ही है जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हम रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब इस फाइनल प्रोडक्ट की हम प्यूरिफिकेशन, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे एंड कंपाउंड्स की सेपरेशन कर देंगे किसी सेपरेशन टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो ये सॉलिड फेज सिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक सॉलिड पॉलीमर होता है, उस सॉलिड पॉलीमर की सरफेस पे हम रिएक्टेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, और जब तक वह रिएक्टेंट उस सॉलिड पॉलीमर के सरफेस पे अटैच होते हैं वहाँ तब तक जो है ना हम उसमें दूसरे रिएक्टेंट से ऐड करते जाते हैं, और मतलब जो भी सारा रिएक्शन हो रहा होता है वो इस सॉलिड पॉलीमर की सरफेस पे ही होगा। ठीक है, रिएक्शन जो है वो सारा इस सॉलिड सरफेस पर ही होगा। देन फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उस फाइनल प्रोडक्ट को हम रिलीज़ करेंगे। प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के बाद उसके हम प्यूरिफिकेशन करेंगे एंड देन हम उनकी सेपरेशन कर देंगे कंपाउंड्स की। ठीक है, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये सॉलिड पॉलीमर हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड पॉलीमर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेजिन बीड्स। ठीक है, रेजिन बीड्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस रेजिन बीड्स में ऑब्वियसली जब हमें रिएक्शन करवाना होता है, कोई भी रिएक्शन के बाद ही तो प्रोडक्ट या कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो जब हम रेजिन बीड्स में जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। रेजिन बीड्स में जब हम कोई सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि रेजिन बीड्स जो है ना, फॉर सपोज ये हमारा रेजिन बीड है, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद रेजिन बीड्स जो है ना वो स्वेलिंग हो जाएंगे। ठीक है, इनकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएंगे। तो जब ये स्वेलअप होंगे उसके बाद हम इसकी सरफेस पे रिएक्टेंट्स ऐड करेंगे। रिएक्टेंट्स ऐड करने के बाद यहाँ पर इसी सरफेस पे रिएक्शन होगा, और इसी सरफेस पे रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हम रिलीज़ करेंगे। प्रोडक्ट जब रिलीज़ होगा तो हम उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे या हम उसकी सेपरेशन कर देंगे। तो ये कौन सी टेक्निक थी, ये थी सॉलिड फेज सिंथेसिस। अब हम देख लेते हैं पैरेलल सिंथेसिस। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की इससे पहले हमने जो है वो सॉलिड फेज सिंथेसिस देखी। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल सिंथेसिस किस तरह से हम कर सकते हैं। पैरेलल सिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, इसमें ये होता है कि देखें हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट रिएक्शन सेल्स होते हैं, डिफरेंट रिएक्शन वेसल्स होती हैं, उसमें हम जो है अपने रिएक्शन करवा रहे होते हैं। जैसे सॉलिड फेज सिंथेसिस पे हम एक सॉलिड रेजिन बीड की सरफेस पे जो है वो रिएक्टेंट से ऐड करते जा रहे थे, तो वहाँ पर जो है ना वो प्रोडक्ट बनते जा रहे थे। ठीक है, पर यहाँ पैरेलल सिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल वेसल्स होती हैं, और इंडिविजुअल केमिकल्स जो है ना हम इनमें ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अलग अलग से यहाँ पर हम केमिकल से ऐड करते जाते हैं, यानी अलग अलग से इनकी सेपरेशन हो रही होती है। बट यहाँ पर पैरेलल का मतलब होता है कि हम यहाँ इनको भले ही सेपरेट हों, भले ही इंडिविजुअल हों, बट यहाँ पर हम इनको सेम टाइम में
सेम टाइम प्रिपेयर करते हैं और सेम ही कंडीशंस हम इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बस एक ही डिफरेंट बात है कि ये इंडिविजुअल रिएक्शन विजल्स में ये हम पैरेलल सिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये अलग अलग हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम 1000 to millions, ठीक है, 1000 to millions कंपाउंड हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते, नहीं इसमें बना सकते। तो हम क्यों नहीं 1000 ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड हम पैरेलल सिंथेसिस में क्यों नहीं बना रहे होते? क्योंकि देखें इसी पैरेलल सिंथेसिस को अगर आप कंपेयर करें सॉलिड फेज सिंथेसिस से, तो जब सॉलिड फेज में सिंथेसिस में हम क्या कर रहे थे कि रेजिन बीड पर रिएक्टेंट्स अटैच करते जा रहे थे। आर मतलब के रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स जब हम वहाँ पर अटैच करते जा रहे थे तो उन्हीं रेजिन बीड्स पे हम टाइम टू टाइम रिएक्टेंट्स ऐड करते जाते थे, ठीक है। तो क्या होता था, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से जो है ना वो जो है वो कंबाइन होकर मल्टीप्लाई होते जा रहे थे और प्रोडक्ट काफ़ी, एक से दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे से फिर अगेन हमने कोई और रिएक्टेंट ऐड कर दिया, कुछ और हमने ऐड कर दिया, तो कंपाउंड बनते जा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर तो इस तरह से कंपाउंड मल्टीप्लाई होकर डिफरेंट कंपाउंड बनते जा रहे थे और हमें 1000 to millions कंपाउंड मिल रहे थे। पर यहाँ पर इसके सॉलिड फेज से अगर हम कंपेयर करें पैरेलल को, तो हम सेपरेटली केमिकल से ऐड कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि हम 1000 to millions कंपाउंड प्रिपेयर कर सकें इस पैरेलल सिंथेसिस में, ओके। तो ये थी पैरेलल सिंथेसिस। तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मिक्स्ड कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस। मिक्स सिंथेसिस में क्या होता है कि हर एक विज़ल में, ठीक है, हर एक विज़ल में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, फिलहाल आप ये समझिए, ठीक है। हर एक विज़ल में जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये लीड कंपाउंड की डिस्कवरी के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तो जब हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं मिक्स्ड कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस में, तो उनमें से जो कंपाउंड एक्टिव होते हैं, मतलब कि जिनके पास जो हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन कंपाउंड्स में होंगी, उनको हम स्क्रीन करके चेक करके अपने काम के लिए उनको यूज़ करेंगे, और जो इनएक्टिव कॉम्बिनेशंस होंगी उनको हम स्टोर कर लेंगे कि फ्यूचर कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस में अगर हम उनको ऐड करना चाहें तो ऐड करेंगे, ठीक है। बट जो एक्टिव कॉम्बिनेशंस होंगी कंपाउंड्स की, वो हम स्क्रीन करके उनको हम अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मिक्स्ड कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस की एग्जाम्पल, ताकि आपको ये सही से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें हमारे पास 3 रिएक्शन विजल्स हैं, ठीक है। ये एक विज़ल में हमने ये जो है ना ये समझें कि हमने सॉलिड सरफेस यहाँ पर लगा दी है, रेजिन बीट समझ लें इसको, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने सॉलिड सरफेस लगा दी है, यहाँ पर भी, ठीक है। ये 3 रिएक्शन विज़ल हैं, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिएक्टेंट ए जो है वो इसमें ऐड करेंगे, रिएक्टेंट बी जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, रिएक्टेंट सी जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब जैसे हमने ये रिएक्टेंट्स ए बी सी एक एक विज़ल में ऐड किए, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो रिएक्टेंट ए है, ये ए वाला रिएक्टेंट इस जाकर सॉलिड सरफेस से अटैच हो गया। बी रिएक्टेंट हम ऐड करते गए तो ये बी सॉलिड सरफेस से अटैच होते गए, सी ऐड करते गए तो सी इसी सॉलिड सरफेस से अटैच होते गए, ठीक है। अब क्योंकि ये मिक्स्ड कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस है, तो हम बाद में क्या करेंगे, इन तीनों ए बी सी रिएक्टेंट वाले जो रिएक्शन विजल्स हैं, उन तीनों को हम जो है मिक्स कर देंगे। कोई एक बड़ी विज़ल लेंगे और इन तीनों को जो है ना हम उसी एक में मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो एक में मिक्स करने के साथ क्या हो जाएगा, अब आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि हर एक में अलग अलग है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है। बट यहाँ पर अब आपने देखा होगा कि यहाँ इसी सरफेस के साथ, सॉलिड सरफेस के साथ यहाँ पर ए भी लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है, यानी तीनों रिएक्टेंट्स जो है ना वो लगे हुए हैं इसी सरफेस के साथ, क्योंकि हमने जो है ना इन तीनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे,
अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसी जो ये हमारी रिएक्शन विज़ल है, इसी रिएक्शन विज़ल को हम फर्दर 3 रिएक्शन विज़ल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम इनको 3 रिएक्शन विज़ल में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें ए बी सी तीनों आ जाएंगे, इसमें भी तीनों ए बी सी रिएक्टेंट आ जाएंगे, और इसमें भी ए बी सी तीनों रिएक्टेंट आ जाएंगे। अब शुरू में आपने देखा होगा कि यहाँ सिर्फ ए था, ठीक है, यहाँ सिर्फ बी था, यहाँ सिर्फ 3 सी था, तो यहाँ पर जो है वो ए बी सी तीनों एक ही बड़ी विज़ल में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करने के बाद इसी मिक्सचर के हम फर्दर जो है ना वो 3 रिएक्शन विज़ल्स बनाएंगे। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा कि पहले जो हमारे पास 3 रिएक्शन विज़ल थी, उनमें एक में ए था, दूसरी में बी था, तीसरी में सी था। ठीक है, ये ए बी सी ये रिएक्टेंट को मैंने मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद हमने मिक्स किया तो एक ही विज़ल में हमारे पास तीनों रिएक्टेंट आ गए, ए बी सी तीनों आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने जब मिक्स की हुई जो रिएक्शन विज़ल्स थी, मिक्स की हुई जो विज़ल थी, उसी में से हमने 3 और जो है ना वो रिएक्शन सेल बना दिए, 3 और रिएक्शन, मतलब तीनों को मतलब इसी एक को हमने 3 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया कि एक ही विज़ल में हमारे पास ए बी सी रिएक्टेंट आ गए। ठीक है, पहले एक में हमारे पास सिर्फ ए था, दूसरे में बी था, तीसरे में सी था, बट यहाँ ऐड करने के बाद अब क्या हुआ, ए रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट, सी, ये तीनों में ए बी सी ये तीनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो इसमें एक दूसरा रिएक्टेंट ऐड कर देंगे। इसमें हमने डी ऐड कर दिया। ठीक है, फॉर सपोज इसमें हमने डी नाम का रिएक्टेंट कोई ऐड कर दिया, और इसमें हमने ई ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें हमने ई ऐड कर दिया, और इसमें हमने फॉर सपोज आप समझेंगे इसमें हमने एफ़ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एफ़ जो है वो ऐड कर दिया, इसमें हमने ई ऐड कर दिया, इसमें डी ऐड कर दिया। अब होगा क्या, देखें, डी सिर्फ इसी में होगा। ठीक है, डी जो है सिर्फ इसी में होगा, इसमें डी नहीं ऐड किया हमने, इसमें डी नहीं होगा। इसमें हमने ई ऐड किया है तो इसमें सिर्फ ई होगा, इसमें हमने एफ़ किया है तो इसमें सिर्फ एफ़ होगा। अब देखें, एफ़ इसमें नहीं है, ई इसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इनमें ऐड नहीं किया। तो अब हम जो है इन तीनों को जो है अगेन एक ही उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारे पास एक ही विज़ल में डी रिएक्टेंट भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, एफ़ भी आ जाएगा। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट में हमारे पास ए बी सी, एक ही विज़ल में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ़ सारे रिएक्टेंट आ गए। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है हम अगेन ऐसे दूसरे रिएक्टेंट ऐड करते जाएंगे और मिक्सिंग करते जाएंगे। मिक्सिंग करने के बाद फिर इसको फर्दर हम 3 विज़ल्स में हम जो है इसको सेपरेट स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट करने के बाद कोई दूसरा रिएक्टेंट ऐड करेंगे, फिर हम इनको मिक्स करेंगे। ऐसे जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स मिक्सचर की फॉर्म में बनते जाएंगे, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीड कंपाउंड की डिस्कवरी करने के लिए हम जो है ना कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस यूज़ करते हैं। वो क्यों, लीड कंपाउंड की डिस्कवरी के लिए हम मिक्स्ड कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए इस पे हमारे पास मिक्सचर मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं, तो उनमें से कोई एक के पास डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमें रिक्वायर्ड हैं, तो उन्हीं में से हमें जो है वो लीड कंपाउंड अपना मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपाउंड्स होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें इनमें से कोई ना कोई एक्टिव कंपाउंड हमारे हिसाब का हमें मिल सकता है। इसीलिए जो है ना मिक्स्ड कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस में लीड कंपाउंड की डिस्कवरी करने के लिए ये टेक्निक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब हम देख लेते हैं कि इनकोडिंग क्या होती है। इनकोडिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अगर कोई चीज़ कोडिंग फॉर्म में होगी तो हमें समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ है, फिर हम उसको इनकोड करके देखते हैं। तो इनकोडिंग जो है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम इनकोडिंग में। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखें, हमारे पास जो है ना वो लाइब्रेरीज़ होती हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, कंपाउंड की बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ है हमारे पास, बहुत
ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी जिन कंपाउंड्स में, ठीक है, जिन कंपाउंड्स में अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स में डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है ना वो इन लाइब्रेरीज़ की स्क्रीनिंग करनी होगी, ठीक है। तो हम जैसे ही इन लाइब्रेरीज़ की स्क्रीनिंग करेंगे तो स्क्रीनिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि इन कंपाउंड्स के मतलब कितनी लाइब्रेरीज़ के पास डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और कितनी लाइब्रेरीज़, कंपाउंड की लाइब्रेरीज़ के पास डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जिनके पास डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम एक साइड पे कर देंगे, जिन लाइब्रेरीज़ में डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी उनको हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। ऐसे करके तो नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़ जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगी। नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़ रिड्यूस क्यों हो जाएंगी, क्योंकि जिन कंपाउंड्स में, जिन केमिकल्स में जो है वो नहीं होंगी, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, उनको हम जो है वो साइड पे कर देंगे। तो उसको जैसे ही हम साइड पे कर देंगे तो जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ वाले हमारे पास सिर्फ बच जाएंगे। इसलिए जो है ना वो नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़ अब हमारे पास रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है इन्हीं लाइब्रेरीज़ में से फर्दर एक हम आइडेंटिफाई, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स तो स्टिल हमारे पास हैं, ठीक है। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर, वो वाली प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कंपाउंड्स में अवेलेबल हैं। तो अब सब कंपाउंड्स तो हमारे काम के नहीं होंगे ना, उनमें से हमें विनिंग लाइब्रेरी मेंबर जो है वो चूज़ करना होता है। विनिंग लाइब्रेरी मेंबर विनिंग लाइब्रेरी मेंबर हम कह रहे हैं अपने एपीआई को, ठीक है, जो कि जिसमें जो है ना वो सारी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो जो है वो हर हिसाब से जो है ना वो ओके होगा, ठीक है। तो उसको हम विनिंग लाइब्रेरी मेंबर कहेंगे। अब इतने ज़्यादा कंपाउंड में से विनिंग लाइब्रेरी मेंबर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। ये एक क्रिटिकल स्टेप होता है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड में से कोई एक लाइब्रेरी मेंबर चूज़ करना या एक से ज़्यादा चूज़ करना, ठीक है। पर हमारा मकसद होता है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड हम चूज़ करें जो कि हर तरह से उसकी एक्टिविटी ऑप्टिमाइज़ हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इनकोडिंग करते हैं, ठीक है। उसकी इनकोडिंग करने के बाद यानी जो लाइब्रेरी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनकोडिंग उसकी करते हैं। इनकोडिंग करने के बाद हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें अपने हिसाब का मिल जाता है। तो ये था इनकोडिंग के मतलब इतनी ज़्यादा शुरू में हमारे पास इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ थी, ठीक है। उसके बाद हमने जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ वाली लाइब्रेरी थी उनको हमने अलग कर दिया स्क्रीनिंग के थ्रू। उसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड्स बचे उनमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करना होता है इनकोडिंग के ज़रिए। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से हमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। लाजमी नहीं है कि हमें एक ही इंग्रेडिएंट मिलें, क्योंकि हमें डिफरेंट अननोन स्ट्रक्चर्स मिल रहे होते हैं, तो हमें एक से ज़्यादा भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पोजिशनल इनकोडिंग और डीकन्वोल्यूशन, ठीक है। तो पोजिशनल इनकोडिंग में बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। डीकन्वोल्यूशन का मतलब है कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्पेसिफिक हम आइडेंटिटी करते हैं उसकी एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। तो एक्टिविटी के हिसाब से पोजिशनल इनकोडिंग और डीकन्वोल्यूशन, अगर हम एक्टिविटी के हिसाब से इनकोडिंग करें तो वो पोजिशनल इनकोडिंग या डीकन्वोल्यूशन में आएगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मैं सही से समझाती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब देखें हमें क्या मिलता है, कम्बिनेटोरियल सिंथेसिस के थ्रू हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हमें कंपाउंड्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं कंपाउंड में से स्क्रीनिंग करने के बाद हमें इन द एंड फॉर सपोज़ हमें, अब इसको ऐसे समझिए, फॉर सपोज़ ये एक हमें मिक्सचर मिला है कंपाउंड्स का, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, एज फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड्स हमारे काम के हैं, कौन से कंपाउंड्स हमारे काम के नहीं हैं। तो
जो कंपाउंड्स हमारे काम के होंगे उन कंपाउंड्स में से भी, अब ऐसा तो नहीं है कि जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए वो प्रॉपर्टीज़ लाजमी तो नहीं है कि सब कंपाउंड्स में हों, ठीक है। एक हमें कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलेगा, ठीक है। तो वो एक्टिव फॉर सपोज़ आप समझें कि हमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड में से, कलेक्शन ऑफ कंपाउंड में से हमें ये कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पता चल गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सचर में से इन द एंड हम स्क्रीनिंग करते हुए आए, इनकोडिंग हमने की, उसके बाद हमें जो है ना बस ये कंपाउंड्स मिल गए, ठीक है। फॉर सपोज़ आपने ये कंपाउंड सिलेक्ट कर लिए कि आपने डिस्कवरी करने के लिए समझे आपने न्यू ये कंपाउंड से डिस्कवर कर लिए हैं। अब पोजिशनल इनकोडिंग और डीकन्वुलेशन में होगा क्या, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पोजिशनल इनकोडिंग और डीकन्वुलेशन में बेसिकली होगा क्या, इन्हीं कंपाउंड्स को, फॉर सपोज हमें पता चला कि ये कंपाउंड ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हम इन्हीं कंपाउंड्स को अलग से सिंथेसिस इनकी करेंगे, रीसिंथेसिस करेंगे। मुझे पता चल गया कि ये कंपाउंड इनकोडिंग करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये कंपाउंड जो है ना ये ए है, ठीक है। और इसमें फॉर सपोज इसमें मैंने कहा कि इसमें वो कोई भी ऐसी एनाल्जेसिक, फॉर सपोज मुझे पता चल गया कि इसमें एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसी एक्टिविटी की बेसिस पे मैं क्या करूँगी, अगेन इसी सेम कंपाउंड को मैं अलग से रीसिंथेसिस इसकी करूँगी, ठीक है। सिंथेसिस करने के बाद उसकी मैं अगेन स्क्रीनिंग करूँगी, ठीक है। स्क्रीनिंग करूँगी ताकि मैं वेरिफिकेशन कर लूँ कि यही कंपाउंड जो ये यहाँ पर बना है, जो मैंने अलग से बनाया है, यही दोनों कंपाउंड जो है ना वही सेम है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं पोजिशनल इनकोडिंग और डीकन्वुलेशन में मैं जो है ना वो एक्टिव इंग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई करती हूँ। एक्टिव इंग्रेडिएंट को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करती हूँ, एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट पे। फॉर सपोज यहाँ पे मैंने कहा था कि एनाल्जेसिक एक्टिविटी है इस ए कंपाउंड में, तो ठीक है। तो मतलब ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी जो है ना ये मेरी एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पोजिशनल इनकोडिंग में, डीकन्वुलेशन में हम जो इनकोडिंग करते हैं, कंपाउंड को जो आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एक्टिविटी की बेसिस पे, ठीक है। एक्टिविटी की बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसकी आप एक एग्जांपल देख लें। फॉर सपोज हमें ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास हैं, एक्टिविटी ऑफ, अब यहाँ पर आप देखें एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारे पास, हमें पता चल गया ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है और इन्हीं कंपाउंड में जो एक्टिविटी हमें चाहिए, फॉर सपोज ये सारे कंपाउंड्स एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखते हैं, ओके। अब मैं क्या करूँगी, पर एनाल्जेसिक एक्टिविटी तो सारे ही रखते हैं, पर डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ इन सब में नहीं होंगी, ठीक है। तो हम जिन में डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी उसी एक्टिविटी के साथ उनको मैं साइड पे करूँगी, और जिनमें डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी उनको मैं जो है ना वो अलग कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से दोनों को मैं मतलब ऐसे मैं सेपरेट आउट करती जाऊँगी, ठीक है, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शनेटिंग करती जाऊंगी, इसका मतलब कि सेपरेट करती जाऊंगी इस तरह से कंपाउंड्स को। तो सेपरेट करते करते जो है ना वो यही सेम प्रोसीजर जो है ना मैं रिपीट करती जाऊंगी कि अनटिल मुझे जो है ना वो विनिंग मेंबर नहीं मिल जाता, ठीक है। जब तक मुझे विनिंग मेंबर नहीं मिल जाता, जब तक मुझे कोई एक प्रॉपर ड्रग लीड कंपाउंड नहीं मिल जाता, जब तक मुझे ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिल जाता जिसके पास हाई एक्टिविटी है, ठीक है, वो मेंबर नहीं मिल जाता जिसके पास हाई एक्टिविटी है, तब तक मैं ये प्रोसेस जो है ना वो रिपीट करती रहूँगी। क्या प्रोसेस रिपीट करती रहूँगी कि एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट इन सब कंपाउंड में से है, इनमें से जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको अलग करती जाऊँगी, मैं फ्रिक्शनेटिंग करती जाऊँगी, यानी सेपरेट करती जाऊँगी, अलग करती जाऊँगी और सेपरेट करती जाऊँगी। आखिर में इन द एंड क्या होगा, विनिंग मेंबर मुझे मिल जाएगा, यानी वो मेंबर मुझे हासिल हो जाएगा जिसकी हाई एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम कर क्यों रहे हैं, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का मकसद क्या है, मकसद यही है कि हम कोई भी न्यू ड्रग डिस्कवर करें।